रश्मि को यह अनुभूति हो रही थी कि आज जो दिन में हुआ है उसके कारण रात को पति से बड़ा बहस झगड़ा होगा और वह इसके लिए मानसिक रूप से तैयार थी। लेकिन जब ऑफिस से लौटे अमर ने मुस्कुराते हुए घर में कदम रखा तो वह उलझन में पड़ गई। आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हारा मूड हो तो खाना बाहर खाया जा सकता है। अमर ने उसे हाथ से पकड़कर अपने पास बिठा लिया। किस कारण इतना खुश नजर आ रहे हो? रश्मि ने खींचे से स्वर में पूछा। आज मेरे नए बॉस संजय ने मुझे अपने कैबिन में बुलाकर मेरे साथ दोस्ताना अंदाज में बहुत देर तक बातें की। उनकी वाइफ से तो आज दोपहर में तुम मिली ही थी। उन्हें एक स्कूल में इंटरव्यू दिलाने मैं ही ले गया था। मेरे दोस्त निखिल के पिताजी उस स्कूल के चेयरमैन को जानते हैं। उनकी सिफारिश से बॉस की वाइफ को वहाँ टीचर की जॉब मिल जाएगी। बॉस मेरे काम से बहुत खुश हैं। लगता है इस बार मुझे प्रमोशन जरूर मिल जाएगी। अमर ने एक ही सांस में रश्मि को सारी बात बता डाली। रश्मि ने उसकी भावी प्रमोशन के प्रति कोई प्रतिक्रिया जाहिर करने के बजाय वार्तालाप को नई दिशा में मोड़ दिया। प्रॉपर्टी डीलर ने कल शाम जो किराए का मकान बताया था, तुम उसे देखने कब चलोगे? कभी नहीं। अमर एकदम चिढ़ उठा। 2 दिन से घर के सारे लोग बाहर गए हुए हैं और ये 2 दिन हमने बहुत हंसी खुशी से गुजारे हैं। कल सुबह सब लौट आएंगे और रात दिन का झगड़ा फिर शुरू हो जाएगा। तुम समझते क्यों नहीं हो कि यहाँ से अलग हुए बिना हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे? हम अभी उस मकान को देखने चल रहे हैं, कह रश्मि उठ खड़ी हुई। मुझे इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाना है। अगर तुम्हें जरा सी भी बुद्धि है तो अपनी बहन और जीजा के बहकावे में आना छोड़ दो। गुस्से के कारण अमर का स्वर ऊंचा हो गया था। मुझे कोई नहीं बहका रहा है। मैंने 9 महीने इस घर के नरक में गुजार कर देख लिए हैं। मुझे अलग किराए के मकान में जाना ही है। रश्मि अमर से भी ज्यादा जोर से चिल्ला पड़ी। इस घर को नरक बनाने में सबसे ज्यादा जिम्मेदार तुम ही हो, पर तुमसे बहस करने की ताकत अब मुझ में नहीं रही है, कह अमर उठकर कपड़े बदलने बाथरूम में चला गया और रश्मि मुंह फुलाए वहीं बैठी रही। उनका बाहर खाना खाने का कार्यक्रम तो बना ही नहीं, बल्कि घर में भी दोनों ने खाना अलग अलग और बेमन से खाया। घर में अकेले होने का कोई फायदा वे आपसी प्यार की जड़ी मजबूत करने के लिए नहीं उठा पाए। रात को 12 बजे तक टीवी देखने के बाद जब रश्मि बेडरूम में आई तो अमर गहरी नींद में सो रहा था। अपने मन में गहरी शिकायत और गुस्से के भाव समेटे वह उसकी तरफ पीट करके लेट गई। किराए के मकान में जाने के लिए अमर पर दबाव बनाए रखने को रश्मि अगली सुबह भी उससे सीधे मुंह नहीं बोली। अमर नाश्ता करने के लिए रुका नहीं। नाराजगी से भरा खाली पेट घर से निकल गया और अपना लंच बॉक्स भी मेज पर छोड़ गया। करीब 10 बजे विजय अपनी पत्नी संगीता, बड़े बेटे अमित, बड़ी बहू सरोज और 5 वर्षीय पोते अथर्व के साथ घर लौटे। वे सब उनके छोटे भाई के बेटे की शादी में शामिल होने के लिए 2 दिनों के लिए गांव गए थे। फैली हुई रसोई को देखकर संगीता ने रश्मि से कुछ तीखे शब्द बोले तो दोनों के बीच फौरन ही झगड़ा शुरू हो गया। सरोज ने बीच बचाव की कोशिश की तो रश्मि ने उसे भी कड़वी बातें सुनाते हुए झगड़े की चपेट में ले लिया। इन लोगों के घर पहुंचने के सिर्फ 1 घंटे भर के अंदर ही रश्मि लड़ भिड़कर अपने कमरे में बंद हो गई थी। उसकी सास ने उसे लंच करने के लिए बुलाया पर वह कमरे से बाहर नहीं निकली। यह रश्मि अमर भैया को घर से अलग किए बिना न खुद से चैन से रहेगी न किसी और को रहने देगी। मम्मी, अमित की इस टिप्पणी से उसके सास ससुर और पति पूरी तरह सहमत थे। इसकी बहन और माँ इसे भड़काना छोड़ दे तो सब ठीक हो जाए। विजय जी की विवशता और दुख उनकी आवाज में साफ झलक रही थी। अमर भी बेकार में ही घर से कभी अलग न होने की जिद पर अड़ा हुआ है। शायद किराए के घर में जाकर रश्मि बदल जाए और इन दोनों की विवाहित जिंदगी हंसी खुशी बीतने लगेगी। संगीता ने आशा व्यक्त की। किराए के घर में जाकर बदल तो वह जाएगी ही, पर अमर को यह अच्छी तरह मालूम है कि उसके घर पर उसकी बड़ी साली और सास का राज हो जाएगा और वह दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। बड़े गलत घर में रिश्ता हो गया उस बेचारे का। विजय के इस जवाब को सुनकर संगीता की आंखों में आंसू भर आए तो सबने इस विषय पर आगे कोई बात करना मुनासिब नहीं समझा। शाम को ऑफिस से आकर अमर उससे पिछले दिन घटी घटना को लेकर झगड़ा करेगा। रश्मि की यही आशंका उस शाम भी निर्मूल साबित हुई। अमर परेशान सा घर में घुसा तो जरूर, पर उसकी परेशानी का कारण कोई और था। मुझे अस्थायी तौर पर मुंबई हेड ऑफिस जाने का आदेश मिला है। मेरी प्रमोशन वहीं से हो जाएगी, पर शायद यहाँ दिल्ली वापस आना संभव न हो पाएगा। उसके मुंह से यह खबर सुनकर सबसे ज्यादा परेशान रश्मि हुई। प्रमोशन के बाद कहाँ जाना पड़ेगा आपको? उसने चिंतित लहजे में पूछा। अभी कुछ पता नहीं। हमारी कंपनी की कुछ शाखाएं तो ऐसी घटिया जगह है जहाँ न अच्छा खाना पीना मिलता है और न अस्पताल, स्कूल जैसी सुविधाएं न ढंग की है। अमर के इस जवाब को सुनकर उसका चेहरा और ज्यादा उतर गया। तब आप प्रमोशन लेने से इनकार कर दो। रश्मि एकदम चिढ़ उठी। मुझे दिल्ली छोड़कर धक्के खाने कहीं और नहीं जाना है। तुम पागल हो गई हो क्या? मैं अपनी प्रमोशन कैसे छोड़ सकता हूँ? अमर गुस्सा हो उठा। तब इधर उधर धक्के खाने आप अकेले जाना, मैं अपने घर वालों से दूर कहीं नहीं जाऊंगी। अपना फैसला सुनाकर नाराज नजर आती रश्मि अपने कमरे में घुस गई। आगामी शनिवार को अमर हवाई जहाज से मुंबई चला गया। उसके घर छोड़ने से पहले ही अपने सूटकेस लेकर रश्मि मायके चली गई थी। अमर के मुंबई चले जाने से रश्मि भी किराए के अलग घर में रहने की योजना लंगड़ा गई। उसके भैया भाभी तो पहले ही से ऐसा कदम उठाए जाने के हक में नहीं थे। उसकी दीदी और माँ अमर की गैर मौजूदगी में उसे अलग मकान दिलाने का हौसला अपने अंदर पैदा नहीं कर पाई। विवाहित लड़की का ससुराल वालों से लड़ झगड़ कर अपने भाई भाभी के पास आकर रहना आसान नहीं होता। ये कड़वा सच रश्मि को जल्द ही समझ में आने लगा। कंपनी के गेस्ट हाउस में रह रहा अमर उसे अपने पास रहने को बुला नहीं सकता था और रश्मि ने अपने ससुराल वालों से संबंध इतने खराब कर रखे थे कि वे उसे अमर की गैर मौजूदगी में बुलाना नहीं चाहते थे। सबसे पहले रश्मि के संबंध अपनी भाभी से बिगड़ने शुरू हुए। घर के कामों में हाथ बटाने को लेकर उनके बीच झड़पें शुरू हुई और फिर भाभी को अपनी ननद की घर में मौजूदगी बुरी तरह खलने लगी।
रश्मि की माँ ने अपनी बेटी की तरफदारी की तो उनका बेटा उनसे झगड़ा करने लगा। तब रश्मि की बड़ी बहन और जीजा को झगड़े में कूदना पड़ा। फिर टेंशन बढ़ती चली गई। हमारे घर की सुख शांति खराब करने का रश्मि को कोई अधिकार नहीं है माँ। इसे या तो अमर के पास जाकर रहना चाहिए या फिर अपने ससुराल में। अब और ज्यादा इसकी इस घर में मौजूदगी में बर्दाश्त नहीं करूंगा। अपने बेटे की इस चेतावनी को सुनकर रश्मि की माँ ने घर में काफी कलेश किया, पर ऐसा करने के बाद उनकी बेटी का घर में आदर सम्मान बिल्कुल समाप्त हो गया। बहू के साथ अपने संबंध बिगाड़ना उनके हित में नहीं था, इसीलिए रश्मि की माँ ने अपनी बेटी की तरफदारी करना बंद कर दिया। उनमें आए बदलाव को नोट करके रश्मि उनसे नाराज रहने लगी थी। रश्मि की बड़ी बहन को भी अपने इकलौते भाई को नाराज करने में अपना हित नजर नहीं आया था। अमर की प्रमोशन हो जाने की खबर मिलते ही उसने अपनी छोटी बहन को सलाह दी, रश्मि तुझे अमर के साथ जाकर ही रहना पड़ेगा। भैया के साथ अपने संबंध इतने ज्यादा मत बिगाड़ की उसके घर के दरवाजे तेरे लिए सदा के लिए बंद हो जाए। जब तक अमर के पास जाने की सुविधा नहीं हो जाती तो अपने ससुराल में जाकर रहे। तुम सब मेरा यूं साथ छोड़ दोगे ऐसी उम्मीद मुझे बिल्कुल नहीं थी। तुम लोगों के बहकावे में आकर ही मैंने अपने ससुराल वालों से संबंध बिगाड़े हैं, ये मत भूलो दीदी। रश्मि के इस आरोप को सुनकर उसकी बड़ी बहन इतनी नाराज हुई कि दोनों के बीच बोलचाल न के बराबर रह गई। अमर के लिए रश्मि को मुंबई बुलाना संभव नहीं था। रश्मि को बिन बुलाए ससुराल लौटने की शर्मिंदगी से हालात ने बचाया। दरअसल अमर को मुंबई गए करीब 2 महीने बीते थे, जब एक शाम उसके सहयोगी मित्र मानव ने रश्मि को आकर बताया, आज हमारे बॉस संजय साहब के मुंह से बातों बातों में एक काम की बात निकल गई। अमर के दिल्ली लौटने की बात बन सकती है। कैसे? रश्मि ने फौरन पूछा। रिपोर्ट के आधार पर उसकी पोस्टिंग यहाँ हो सकती है। मैं कुछ समझी नहीं। रश्मि के चेहरे पर उलझन के भाव उभरे। मैं पूरी बात विस्तार से समझाता हूँ। देखो, अगर अमर यह अर्जी दे कि दिल के रोगी पिता की देखभाल के लिए उसका उनके पास रहना जरूरी है, तो संजय साहब के अनुसार उसका तबादला दिल्ली किया जा सकता है। लेकिन अमर के बड़े भैया भाभी भी तो मेरे सास ससुर के साथ रहते हैं। इस कारण क्या अमर की अर्जी नामंजूर नहीं हो जाएगी? उनका तो अपना फ्लैट है ना। वह तो है। अगर वे अपने फ्लैट में शिफ्ट हो जाएं तो अमर की अर्जी को नामंजूर करने का यह कारण समाप्त हो जाएगा। यह बात तो ठीक है। तब आप अपने जेठ जेठानी को उनके फ्लैट में जाने को फटाफट राजी करके संजय साहब से मिलने आ जाओ। ऐसी सलाह देकर मानव ने विदा ली। रश्मि ने उसी वक्त अमर को फोन मिलाया। तुम जाकर भैया भाभी से मिलो रश्मि, मैं भी उनसे फोन पर बात करूंगा। अमर सारी बात सुनकर बहुत खुश हो उठा था। रश्मि को झिझक तो बड़ी हुई, पर अपने भावी फायदे की बात सोचकर वो अपने ससुराल जाने को 10 मिनट में तैयार हो गई। अमर के बड़े भाई ने उसकी सारी बात सुनकर गंभीर लहजे में जवाब दिया, रश्मि इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है कि अमर का तबादला दिल्ली में हो जाए, पर मुझे अपने फ्लैट को किराए पर मजबूरन चढ़ाना पड़ेगा। उसकी मासिक किस्त मैं उसी किराए से भर पाऊंगा। अमर और रश्मि के बीच फोन पर 2 दिनों तक दसियों बार बातें हुई और अंत में उन्हें बड़े भैया के फ्लैट की किस्त अमर की पगार से चुकाने का निर्णय मजबूरन लेना पड़ा। सप्ताह भर के अंदर बड़े भैया का परिवार अपने फ्लैट में पहुंच गया और रश्मि अपना सूटकेस लेकर ससुराल लौट आई। अमर ने कुरियर से अपनी अर्जी रश्मि को भिजवा दी। उसे इस अर्जी को अमर के बॉस संजय साहब तक पहुंचाना था। रश्मि ने फोन करके उनसे मिलने का समय मांगा तो उन्होंने उसे रविवार की सुबह अपने घर आने को कहा। क्या मैं आपसे ऑफिस में नहीं मिल सकती हूँ सर? रश्मि इन शब्दों को बड़ी कठिनाई से अपने मुख से निकाल पाई। मैं तुम्हें ऑफिस में ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगा रश्मि, मैं घर पर सारे कागजात तसल्ली से चेक कर लूंगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि कहीं कोई कमी रह जाए। यह मेरी भी दिली इच्छा है कि अमर जैसा मेहनती और विश्वसनीय इंसान वापस मेरे विभाग में लौट आए। क्या तुम्हें मेरे घर आने पर कोई एतराज है? ना नो सर, मैं रविवार की सुबह आपके घर आ जाऊंगी। कहते हुए रश्मि का पूरा शरीर ठंडे पसीने से नहा गया था। उसके साथ संजय साहब के घर चलने के लिए हर कोई तैयार था, पर रश्मि सारे कागज लेकर वहां अकेली पहुंची। उनके घर में कदम रखते हुए वह शर्म के मारे खुद को जमीन में गड़ता महसूस कर रही थी। संजय साहब की पत्नी नेहा का सामना करने की कल्पना करते ही उसका शरीर कांप उठता था। अमर के मुंबई जाने से कुछ दिन पूर्व ही वह नेहा से पहली बार मिली थी। उस मुलाकात में जो घटा था उसे याद करते ही उसका दिल किया कि वह उल्टी भाग जाए, लेकिन अपना काम कराने के लिए उसे संजय साहब के घर की दहलीज लांघनी ही पड़ी। अचानक उस दिन का घटना चक्र उसकी आंखों के सामने घूम गया। उस दिन अमर नेहा को एक स्कूल में इंटरव्यू दिलाने ले जा रहा था। अमर का बैंक उस स्कूल के पास ही था। उसे बैंक में कुछ पर्सनल काम कराने थे। जितनी देर में नेहा स्कूल में इंटरव्यू देगी उतनी देर में वो बैंक के काम करा लेगा। ऐसा सोचकर अमर कुछ जरूरी कागज लेने नेहा के साथ अपने घर आया था। रश्मि उस दिन अपनी माँ से मिलने गई हुई थी। वह उस वक्त लौटी जब नेहा एक गिलास ठंडा पानी पीकर उनके घर से अकेली स्कूल जा रही थी। वह नेहा को पहचानती नहीं थी, क्योंकि संजय साहब ने कुछ हफ्ते पहले ही अपना पदभार संभाला था। कौन हो तुम? मेरे घर में किस लिए आना हुआ? रश्मि ने बड़े खराब ढंग से नेहा से पूछा था। अमर और मेरे पति एक ही ऑफिस में काम करते हैं। मेरा नाम नेहा है। रश्मि के गलत व्यवहार को नजरअंदाज करते हुए नेहा मुस्कुरा उठी थी। मेरे घर में तुम्हें मेरी गैर मौजूदगी में आने की कोई जरूरत नहीं है। अपने पति को धोखा देना है तो कोई और शिकार ढूंढो। मेरे पति के साथ इश्क लड़ाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारी बेइज्जती करूंगी। उसे यूं अपमानित करके रश्मि अपने घर में घुस गई थी। तब उसे रोज लगता था कि अमर उसके साथ उसके गलत व्यवहार को लेकर जरूर झगड़ा करेगा, पर नेहा ने अमर को उस दिन की घटना के बारे में कुछ बताया ही नहीं था। अब अमर की दिल्ली में बदली कराने के लिए उसे नेहा के पति की सहायता चाहिए थी। अपने गलत व्यवहार को याद करके रश्मि नेहा के सामने पड़ने से बचना चाहती थी, पर ऐसा हो नहीं सका। उनके ड्राइंग रूम में कदम रखते ही रश्मि का सामना नेहा से हो गया। मैं अकारण अपने घर आए मेहमान का अपमान नहीं करती हूँ, तुम बैठो, वे नहा रहे हैं। उसे ये जानकारी देकर नेहा घर के भीतर चल दी। प्लीज आप 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। रश्मि ने उसे अंदर जाने से रोका। कहो। अपने होठों पर मुस्कान सजाकर नेहा उसकी तरफ देखने लगी। मैं उस दिन के अपने खराब व्यवहार के लिए माफी मांगती हूँ। रश्मि को अपना गला सूखता लगा। माफ तो मैं तुम्हें कर दूंगी, पर
पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। ये ठीक है कि तुम मुझे नहीं जानती थी, पर अपने पति को तुमने चरित्रहीन क्यों माना? नेहा ने चुपते स्वर में पूछा। उस दिन मुझसे बड़ी भूल हुई, वे चरित्रहीन नहीं है, रश्मि ने दबे स्वर में जवाब दिया। मेरी पूछताछ का भी यही नतीजा निकला था, फिर तुमने हम दोनों पर शक क्यों किया था? उन दिनों मैं काफ़ी परेशान चल रही थी, मुझे माफ़ कर दो। सॉरी रश्मि, तुम माफ़ी के लायक नहीं हो। तुम्हारी उस दिन की बदतमीजी की चर्चा मैंने आज तक किसी से नहीं की है, पर अब मैं सारी बात अपने पति को जरूर बताऊंगी। प्लीज़ आप उनसे कुछ ना कहें। मेरी नज़रों में तुम कैसी भी सहायता पाने की पात्रता नहीं रखती हो। मुझे कई लोगों ने बताया है कि तुम्हारे खराब व्यवहार से अमर और तुम्हारे ससुराल वाले बहुत परेशान हैं। अपने किए का फल सबको भोगना ही पड़ता है, सो तुम भी भोगो। नेहा को फिर से उसके घर के भीतरी भाग की तरफ जाने को तैयार देख रश्मि ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपने व्यवहार को पूरी तरह बदल दूंगी। अपनी माँ और बहन का कोई भी हस्तक्षेप अब मुझे अपनी विवाहित जिंदगी में स्वीकार नहीं होगा। मेरे अकेलेपन और उदासी ने मुझे अपनी भूल का एहसास बड़ी गहराई से करा दिया है। तब अमर जरूर वापस आएगा। हंसी खुशी से रहने की नई शुरुआत के लिए तुम्हें मेरी शुभकामनाएं रश्मि। आज से तुम मुझे अपनी बड़ी बहन मानोगी तो मुझे बड़ी खुशी होगी। थैंक यू दीदी। भाव विभोर होकर इस बार रश्मि उनके गले लगकर खुशी के आंसू बहाने लगी थी। संजय साहब के प्रयास से 4 दिन बाद अमर के दिल्ली तबादला होने के आदेश निकल गए। इस खबर को सुनकर रश्मि अपनी सास के गले लगकर खुशी के आंसू बहाने लगी थी। उसी दिन शाम को अमर के बड़े भैया संजय साहब का धन्यवाद प्रकट करने उनके घर काजू की बर्फी के डिब्बे के साथ पहुंचे। अब तो सब ठीक हो गया ना अमित? सब बढ़िया हो गया है सर। कुछ दिनों में अमर बड़ी पोस्टिंग पर यहीं आ जाएगा। रश्मि का व्यवहार अब सबके साथ अच्छा है। अपनी माँ और बहन के साथ उसकी फ़ोन पर 9 के बराबर बातें होती है। बस एक बात ज़रा ठीक नहीं है सर। कौन सी अमित? सर, संयुक्त परिवार में मैं और मेरा परिवार बहुत खुश थे। अपने फ्लैट में हमें बड़ा अकेलापन सा महसूस होता है। अमित का स्वर उदास हो गया। अपने छोटे भाई के वैवाहिक जीवन को खुशियों से भरने के लिए यह कीमत तुम खुशी खुशी चुका दो। अमित, अपने फ्लैट की किस्त के नाम पर तुम अमर से हर महीने 10,000 लेने कभी बंद मत करना। यह अतिरिक्त खर्चा ही रश्मि के दिमाग में किराए के मकान में जाने का कीड़ा पैदा नहीं होने देगा। आप ठीक कह रहे हैं सर। वैसे अमर से रुपए लेकर मैं नियमित रूप से बैंक में जमा कराऊंगा। भविष्य में इस मकान को तोड़कर नए सिरे से बढ़िया और ज़्यादा बड़ा 2 मंजिला मकान बनाने में यह पैसा काम आएगा। तब मैं अपना फ्लैट बेच दूंगा और हम दोनों भाई फिर से साथ रहने लगेंगे। अमित भावुक हो उठा। पिछले दिनों अमर को मुंबई भेजने और तुम्हारे फ्लैट की किस्त उससे लेने की हम दोनों के बीच जो खिचड़ी पकी है उसकी भनक किसी को कभी नहीं लगनी चाहिए। संजय साहब ने उसके मुस्कुराते हुए आगाह किया। ऐसा कभी नहीं होगा सर। आप मेरी तरफ से नेहा मैडम को भी धन्यवाद देना। उन्होंने अमर के विवाहित जीवन में सुधार लाने का बीड़ा न उठाया होता तो हमारा संयुक्त परिवार बिखर जाता। अंत भला तो सब भला। संजय साहब की इस बात ने अमित के चेहरे को फूल सा खिला दिया था। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।